अभी आप लोग ये शेल विंडो देख रहे हैं, यहीं से हम फाइल मेन्यू पे आए और हमने एक न्यू फाइल खोल ली। सब लोगों को न्यू फाइल की विंडो दिखाई दे रही है ना? यस मैम। चलिए एक आध हम आपको बताना चाहते हैं फंक्शन जो थे डेट टाइम से रिलेटेड, और उसमें जो कैलकुलेशन वगैरह आप कर सकते हैं वो भी की जा सकती है। तो एक फंक्शन हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, दैट इज स्लीप फंक्शन। स्लीप फंक्शन क्या होता है कि ये टाइम फिक्सेशन के लिए होता है, मतलब आप नंबर ऑफ सेकंड्स इसमें फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं, कोई ऐसा काम आप करने जा रहे हैं जिसमें कि आप एक टाइम फिक्स करना चाहते हैं कि जो भी चीजें प्रिंट हो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद प्रिंट हो। तो अगर आप ड्यूरेशन को पहले से फिक्स कर देना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्लीप फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर आपने कोई अपनी एक वैल्यू प्रिंट करानी है सपोज, मगर स्लीप फंक्शन भी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए आप क्या लेंगे। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है, ये टाइम से रिलेटेड है तो इसका टाइम मॉड्यूल जो है आपको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना होगा, तभी आप स्लीप फंक्शन को एग्जीक्यूट करा पाएंगे। तो टाइम मॉड्यूल हमने सबसे पहले ले लिया। और अगर मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यूज हमें प्रिंट करानी है, ठीक है, तो आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए। फॉर आई इन रेंज 1 से 10 है तो 1,11 देंगे। अब तो सबको पता है कि 11 क्यों देते हैं। अब क्या है, आपको प्रिंट कराना है किसको, आई की वैल्यू को। लेकिन अब आप ये भी चाहते हैं कि जो भी वैल्यू हमारी प्रिंट हो, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये जो प्रिंटिंग हो उसमें हर प्रिंटिंग में कुछ सेकंड्स लगे। तो अगर एक गैप आप ड्यूरेशन का देना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप फंक्शन का आप यूज करेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप नंबर ऑफ सेकंड्स दे देंगे कि कितने सेकंड्स का गैप आप देना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने 3 सेकंड्स का गैप दे दिया और अब हम इस प्रोग्राम को जो है रन कराएंगे। और ये अब हमारी देखिए, अब हम कोई की नहीं प्रेस कर रहे हैं, हर बार जो वैल्यू है 3 सेकंड का टाइम ले रहा है। 2 के बाद 3 आया, अब फिर 3 सेकंड लेगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 सेकंड लेगा, फिर 5 आएगा। सॉरी, इस तरह से जो है आप कोई भी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। आप एक गैप अगर देना चाहते हैं तो स्लीप फंक्शन से वो गैप दे सकते हैं। जैसे ये तो आपने नंबर्स लिए, ऐसे कोई भी चीज हो सकती थी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमें किसी का नाम लेना है और उस नाम के कैरेक्टर्स को अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है, लेकिन एक गैप के बाद प्रिंट कराना है, तो वहां भी आप यही चीज यूज कर सकते थे। जैसे अगर आपके पास एक स्ट्रिंग था ऑलरेडी और यहाँ पर हमने कहा कि स्ट्रिंग में हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है नाइटेक, और हम चाहते हैं फॉर आई इन एस, और प्रिंट करिए किसको, आई को, लेकिन गैप से प्रिंट करिए। तो टाइम डॉट स्लीप, हमने कहा 2-2 सेकंड का गैप ले लीजिए। इसको हम फर्स्ट कोड को डिसेबल कर दे रहे हैं और अब हम रन कराएंगे तो क्या है, हमारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे आफ्टर 2 सेकेंड। तो लीप ऑफ टाइम आप देना चाहते हैं, गैप ऑफ टाइम अगर देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स तो वो आप दे सकते हैं। अगर आपने ऐसा कोई स्ट्रिंग लिया होता जिसमें कुछ नाम होते, मतलब लिस्ट ऑफ आपने स्ट्रिंग्स लिया होता, जैसे यहाँ पे आपने कहा मान लीजिए एक लिस्ट ले ली होती, यहाँ पर सपोज। मैम ये ऊपर इंपोर्ट टाइम देंगे तभी फंक्शन चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइम मॉड्यूल से ही रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिना उसके चलाएं। अगर आप ये जो ऊपर वाला मॉड्यूल है इसे अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो फिर आपका प्रोग्राम नहीं रन होगा। जैसे मान लीजिए अभी आपके लिए हम इसे डिसेबल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ कहा फॉर आई इन एस, प्रिंट करिए किसको, आई को, और टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे हमने कह दिया 2-2 सेकंड का गैप। देखिए जो टाइम मॉड्यूल हम इंपोर्ट करा रहे हैं, इसको क्यों इंपोर्ट करा रहे हैं, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर बहुत से ऐसे फंक्शन पड़े हैं जो एक तरह से समझ लीजिए कि टाइम एक तरीके का डिब्बा बन गया है, एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत से फंक्शन पड़े हैं, लेकिन उनका कंट्रोल किसके पास है, उनका कंट्रोल इस मॉड्यूल के पास है। अब उसके अंदर के फंक्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं और आप मॉड्यूल का नाम नहीं देते हैं तो क्या होगा कि ये वहां से फंक्शन को फेच करके लाएगा ही नहीं, लेके ही नहीं आएगा। फेचिंग का मतलब ये है कि ये मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल का नाम जब आप काम ही नहीं करेगा, है, काम ही नहीं करेगा। हाँ नहीं, काम क्या, वो उसको वो ही नहीं करेगा ना, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अब देखिए आप इसे जैसे ही रन करेंगे तो वो क्या कह रहा है,
नेम टाइम इज नॉट डिफाइंड। वो कह रहा है भाई हमारी लाइब्रेरी में तो इस नाम का कोई नेम डिफाइंड ही नहीं है, वो पहचान ही नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्योंकि भाई हमने इस जब तक इस मॉड्यूल का हम यूज नहीं करेंगे तब तक ये लाइन लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। और जब आप ये लाइन लिखते हैं, इधर इंपोर्ट कराते हैं और ये लाइन लिखते हैं, तो क्या करता है ये मॉड्यूल इस फंक्शन को उस जगह से लेके आता है आपके लिए। अब आप इसे रन करिए तो देखिए हर नाम टाइप होगा और प्रिंट होगा और 2-2 सेकंड के अंदर प्रिंट होगा। ठीक है, तो टाइम मॉड्यूल तो यही मैं कल भी आपको बता रही थी कि देखिए कौन सा मैम ये फंक्शन। टाइम, जो टाइम मॉड्यूल है आप बता रही हैं, मतलब इंपोर्ट के लिए टाइम मॉड्यूल अलग है और बाकी सब के लिए अलग अलग मॉड्यूल होगा ना? क्यों, बिल्कुल है नहीं, डेट टाइम मॉड्यूल कल आपको करके दिखाया था। ऐसे ही और भी मॉड्यूल्स पहले बताए हैं, मैथ मॉड्यूल बताया है। तो जिस ना प्रोग्राम टाइम के लिए जो मॉड्यूल है इंपोर्ट, इंपोर्ट तक मॉड्यूल है ना? इंपोर्ट मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल का नाम टाइम है। इंपोर्ट तो कमांड है जो किसी भी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराने में हेल्प करती है। इंपोर्ट मॉड्यूल एक कीवर्ड है। टाइम है और क्या नाम है, इंपोर्ट कमांड है। इंपोर्ट एक तरीके का कीवर्ड है जिसका कीवर्ड है। काम है उस मॉड्यूल को इस प्रोग्राम में लाना जिस मॉड्यूल का नाम इस प्रोग्राम में लिखा गया है। ठीक है, इंपोर्ट ओके। कीवर्ड होता है ये। इंपोर्ट कोई वो नहीं होता है, मतलब कि ये कोई मॉड्यूल नहीं है। मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट के बाद लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्लीप फंक्शन का काम। आपने देख लिया स्लीप फंक्शन को हमने आपको नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए, नेम्स को प्रिंट कराने के लिए या किसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए यूज किया। बेसिकली यूज ये होता है कि जो भी नंबर ऑफ सेकंड आप दे देते हैं, वैल्यूज उतने सेकंड के बाद आपकी प्रिंट होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक फंक्शन है आपका यहाँ पर ही। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टाइम को एक आस्काई सीक्वेंस, मतलब एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो टाइम और डेट दोनों एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में प्रिंट करनी है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक फंक्शन यहाँ पर है प्रिंट टाइम डॉट ASC टाइम। ठीक है, आस्काई टाइम इसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये फंक्शन को, ये भी टाइम मॉड्यूल का एक फंक्शन है और पहले से एक फॉर्मेटेड टाइम का फॉर्मेट जो है ये रिटर्न करता है और टाइम कुछ इस तरह से आपको दिखने लगता है। ये देखिए, तो इस आस्काई टाइम में क्या है कि ये आस्काई कैरेक्टर में आपको जो वीक डे है उसका नाम भी दे रहा है, मंथ है उसका नाम भी दे रहा है, डेट क्या है वो भी दे रहा है, डेट भी दे रहा है, और साथ साथ आपको यहाँ पर टाइम दे रहा है और उसके बाद में आपको दे रहा है ईयर। तो ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जो कि आप आस्क टाइम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, और तो जहां तक मुझे लगता है कि स्लीप हो गया। हाँ, एक फंक्शन आपका क्लॉक फंक्शन है। क्लॉक फंक्शन क्या करता है कि ये नंबर ऑफ सेकंड्स इलैप्स्ड सेकंड्स को बताता है। मतलब एक्चुअली क्या है कि करंट जब से ये टाइम ले रहा है तब से जो है ये कितने सेकंड्स का इलैप्स होता है वो आपको जो है यहाँ बताता है कि कितने सेकंड्स इलैप्स हो चुके हैं। उस चीज को ये आपको यहाँ पर रिटर्न करता है। ठीक है, तो कोई खास नहीं, यहाँ पे भी टाइम डॉट क्लॉक ही आप लिख देंगे तो ये इलैप्स नंबर ऑफ सेकंड्स रिटर्न करेगा। प्रिंट टाइम डॉट क्लॉक। अब जैसे देखिए ये कह रहा है कि इस मॉड्यूल में ये हमारा क्लॉक नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसके लिए हम एक ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है पाइथन देखिए अभी भी अपडेट हो रही है, मतलब पाइथन में अभी भी डेवलपमेंट चल रहे हैं। और जबकि पाइथन कोई ऐसे आजकल की लैंग्वेज नहीं है, ये 1980s में डेवलप हो रही थी, तब से लेकर के ये डेवलप होती चली आ रही है और अभी भी इसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जिसमें कई बार ये होता है कि किसी मॉड्यूल के फंक्शंस को किसी दूसरे मॉड्यूल में शिफ्ट कर दिया गया, या कई बार ये होता है कि उस मॉड्यूल उस फंक्शन को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो कई बार मतलब गलत लिखने की वजह से नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर फंक्शन हमने सही तरीके से लिखा और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कुछ उसके साथ रिलेटेड एरर दे रहा है, तो वो इसीलिए होता है कि पता चला हो सकता है कि वो फंक्शन वहां से हटा दिया गया हो। तो अभी हम एक बार ये ट्राई करके देख लेंगे कि अभी कह रहा है टाइम मॉड्यूल में तो है नहीं, तो एक दूसरा मॉड्यूल और है जो कि डेट टाइम से रिलेटेड है। पर डेट टाइम के फंक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए डेट टाइम मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक साथ ही लिखते हैं डेट टाइम और रन करा के देख लेंगे कि अगर डेट टाइम में होगा तो ये आपको दे देगा। तो कह रहा है डेट टाइम में भी ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब कि आप इस मॉड्यूल को अब यूज नहीं कर सकते, ये मॉड्यूल जो है अब आपका नहीं चल रहा है। कोई भी डेट अगर आप रिटर्न कराते हैं, सॉरी टाइम अगर आप रिटर्न कराते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि मतलब पूरा का पूरा डिटेल आप देखना चाहते हैं उस डेट का,
तो उसके लिए एक लोकल टाइम नाम का फंक्शन है, शायद बता दिया ना लोकल टाइम तो मैंने। यस मैम। हाँ, लोकल टाइम तो हो चुका है। तो जहां तक मुझे लगता है कि डेट से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड और जितने भी हमने फंक्शन किए वो सारे हमारे हो गए। कैलेंडर हमने आपको प्रिंट कराना दिखाई दिया है, करेंट मंथ का भी आप प्रिंट करा सकते हैं और पूरे के पूरे ईयर का कैलेंडर भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सारी चीजें डेट टाइम से रिलेटेड आपकी हो गई हैं। अब सिर्फ एक ही मॉड्यूल हमारा और है जो बचता है, जिसके कि हमें फंक्शंस करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक न्यू फाइल हम यहाँ पे खोल लेते हैं। हम इस फाइल मैम को, मैम हाँ हम ये कह रहे थे कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो वहां पे टाइम चलता रहे, सेकंड और टाइम दोनों चलता रहे। अब यहाँ पे तो आपने प्रिंट कराया था तो टाली जितना टाइम हो रहा था वो प्रिंट हो जा रहा था। तो कहाँ चलता ठीक, रहे टाइम? जैसे यहाँ पे आपने प्रिंट कराया था टाइम डॉट, ये टाइम डॉट एस की हाँ टाइम, हाँ हाँ तो हाँ वहां पे 9 बज के और कितना हो रहा, 20 मिनट्स हो रहे थे ना। हाँ हाँ, वैसा नहीं कि वहां पे भी चलता रहे टाइम जैसे यहाँ पे चल रहा चलता है। रहता है ना, चल रहा है। अब आप वहां कब जाओगे? वहां तो तभी जाओगे, अब तब 9 बज के उतना टाइम हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। वो तो बराबर अपडेट होगा ना। टाइम अगर अपडेट हो रहा है तो यहाँ अपडेशन दिखाएगा। वहां चलता रहने का मतलब ये नहीं कि वो यहाँ घड़ी चल रही है। आप जितनी बार इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार जो भी अपडेटेड टाइम है वही दिखेगा आपको। ऐसा थोड़ी कि आज आपने अभी मान लीजिए इसको प्रिंट कराया था तो इतना दिखा रहा है, अभी 2 घंटे बाद हम इसी फंक्शन को प्रिंट कराएंगे तो 2 घंटे बाद का टाइम दिखाएगा। क्योंकि इस फंक्शन का काम ही यही है कि आपके जो भी करंट टाइम है उसके एक प्री डिफाइंड आज का ही फॉर्मेट में दिखा रहा है बस। पर टाइम अपडेटेड ही दिखाएगा, करेंट टाइम ही दिखाएगा। तो चलाने के लिए ये टाइम यहाँ चल ही रहा है। इस टाइम को चलाने के लिए हमें शेल विंडो में अपना कोई एफर्ट नहीं करना। ठीक है, ओके। चलिए अब ये तो हो गई बात हमारी डेट टाइम से रिलेटेड मॉड्यूल्स की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इस फाइल को हम क्लोज कर रहे हैं और अब हम जाते हैं एक नई फाइल पर। अभी आपके सामने खोलते हैं, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, अभी हम आपको एक, ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है पाइथन की स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो यहीं पर हमने एक फिर से ब्लैंक न्यू फाइल खोली है। अब जो फंक्शन हम, दो ही तीन फंक्शन है जो फंक्शन हम करने जा रहे हैं, वो भी फंक्शन रोजमर्रा के काम में नहीं आते, मतलब सबकी जरूरत के फंक्शंस नहीं है। ये फंक्शंस भी उन्हीं लोगों की रिक्वायरमेंट में है जो लोग कोई साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जिनको की बहुत ही टेक्निकली कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है और बहुत न्यूमरिक वैल्यूज पे करनी है, और न्यूमरिक वैल्यूज भी जो कि किसी एक स्पेसिफाइड रेंज के बिटवीन है। खास तौर से कैसी वैल्यूज? रैंडम नंबर्स। आप में से कोई जानता है रैंडम नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी जिसने ये शब्द सुना हो या बता सके? सुना। सुना सुने है? हैं, सुने सुने हैं। हैं। अच्छा, तो ये क्या होते हैं बताइए फिर, सुने हैं तो? या नहीं पता। यह आपको नहीं पता है? ओहो। और कोई है? राज, राम, यस सर। सुना है रैंडम नंबर्स? नहीं प्रियंका तुमने सुना? हाँ सुना है ना। कोई भी नंबर हो जाएंगे, मतलब कि वो एक सीक्वेंस में नहीं होंगे। अच्छा, मतलब क्योंकि वो रैंडम है तो ऑब्वियसली वो एक सीक्वेंस हाँ। के। हाँ देखिए, ठीक है, रैंडम से अगर आप नाम को अज्यूम करें तो नाम से तो, आप कोई बाइक चला रहा है, चलो तुम आवाज पे ध्यान मत दो। नाम से अगर आप देखें तो रैंडम मतलब का नंबर का मतलब ही है कि ऐसे नंबर जो किसी क्रम में व्यवस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उन्हें रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम नंबर वैसे तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन खास तौर से 0 से 1 के बीच के नंबर जो होते हैं उनको रैंडम नंबर्स की श्रेणी में रखा जाता है। और इन्हीं नंबर्स के ऊपर डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें रैंडम से रिलेटेड कुछ फंक्शंस भी मिलते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप 0 से 1 के बीच का काम करें, आप किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं, मतलब किसी भी कोई रेंज ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो 0 से 1 हो। पर रैंडम नंबर से रिलेटेड कोई भी फंक्शन को यूज करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम में सबसे पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट करा लेना है, रैंडम। क्यों? क्योंकि रैंडम एक ऐसा मॉड्यूल है जो रैंडम से नंबर से रिलेटेड फंक्शंस को फेच करके लाता है आपके प्रोग्राम में, और फिर आप उन्हें यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को, रैंडम मॉड्यूल के किसी भी प्रोग्राम, जैसे दो एक फंक्शंस हैं आपके, वही हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन ही जो हमें मिलता है इसमें, वो फंक्शन का नाम ही रैंडम फंक्शन है।
रैंडम फंक्शन जैसे हमने अभी आपको कहा कि ये क्या करता है, ये आपको 0 से लेकर के 1 तक के बीच का कोई भी रैंडम नंबर रिटर्न करेगा। एक फंक्शन एक रैंडम नंबर रिटर्न करेगा, और ये कौन सा होगा ये प्री डिफाइंड नहीं है, आप पहले से अज्यूम नहीं कर सकते हैं। ये जो उसको मिलेगा उस समय पर ये वही नंबर आपको रिटर्न करेगा। आपको जितनी बार रैंडम नंबर रिटर्न करने हैं 0 से लेके 1 के बीच के, तो आप इसको बार बार रैंडम फंक्शन को कॉल करके ये काम कर सकते हैं। आपको जब भी रैंडम फंक्शन कॉल करना है तो सबसे पहले तो आपको मॉड्यूल का नाम लिखना है, डॉट ऑपरेटर लगाना है, और उसके बाद में उस फंक्शन का नाम लिखना है। अभी हम इसको रन करा रहे हैं। तो देखिए उसने आपको एक नंबर दे दिया 0.17 समथिंग, इतना 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 इतना। ठीक है, अब ये हुआ जैसे टाइम की देख रहे थे, अभी दोबारा से ये फंक्शन कॉल करेंगे तो देखिए अब कुछ और वैल्यू दे रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं हर बार वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट समथिंग ही है। 0 से लेकर के 1 के बीच की कोई भी एक रैंडम वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करता है। अगर इसी फंक्शन को हम कॉपी करें और इतनी बार अगर हम इसे कॉल करते हैं तो हर बार देखिए कोई नई वैल्यू देगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन, जो कि आपके 0 से 1 के बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर रिटर्न करता है। और ये रैंडम नंबर जो होता है ये फिक्स नहीं हो सकता। ये होता क्या एक्चुअली, ये रैंडम नंबर जनरेटर होता है, मतलब रैंडम फंक्शन जो होता है ये जनरेट करता है एक रैंडम नंबर और वही आपको यहाँ पर रिटर्न करके दे देता है। ठीक, तो ये तो हो गया रैंडम फंक्शन। लेकिन अब आप चाहते हैं कि भाई हमें 0 से 1 के बीच के नहीं चाहिए, हमें किसी इस नंबर से बीच के चाहिए, यहां से यहां तक के चाहिए। तो फिर उस केस में आप रैंडम फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि तब आप एक और फंक्शन यूज करेंगे जो कि रैंडम मॉड्यूल के अंदर ही आता है, एंड दैट फंक्शन इज रैंड INT। रैंड INT एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आप रैंडम नंबर्स को ही रिटर्न कराने के लिए यूज करते हैं, पर यहाँ पर आप 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। 2 आर्ग्यूमेंट्स में क्या होती है, एक लोएस्ट नंबर होता है और एक ग्रेटर नंबर होता है। दोनों में से दोनों नंबरों के बीच के ये नंबर जो है आपको रिटर्न करता है। दोनों नंबरों में जो है आपको लोएस्ट और हाईएस्ट, मतलब पहले छोटा नंबर देंगे बाद में बड़ा नंबर देंगे, और ये दोनों नंबरों को इंक्लूड करता है। मतलब जैसे देखिए कई बार होता है आप स्लाइसिंग वगैरह करते हैं तो हम बताते हैं ना कि ब्रैकेट में अगर हमने लिख दिया 2,8 2:8, इसका मतलब क्या होता है कि ये 8 को इंक्लूड नहीं करता, 7 तक जाता है। लेकिन रैंड INT फंक्शन एक ऐसा होता है कि ब्रैकेट में अगर आपने लिख दिया यहाँ पर मान लीजिए 2,6, तो 2 को भी लेता है और 6 को भी लेता है, इंक्लूसिव होते हैं। कैसे, रैंडम मॉड्यूल है ही हमारे पास, हमने कह दिया यहाँ पे प्रिंट रैंडम डॉट RANDINT। अब इसके अंदर आपको क्या देना है, इसके अंदर आपको 2 वैल्यू देनी है। जैसे मान लीजिए आपने कहा 3,5, तो ये क्या करेगा, ये 3 से लेकर के 5 तक के रैंडम नंबर, लेकिन सारे नहीं, जो एक रैंडम नंबर मिलेगा। अभी ये मत सोचिए कि 3 से 5 के बीच में से 10 रैंडम नंबर मिल जाएंगे, नहीं, एक ही रैंडम नंबर मिलेगा और जो रैंडम नंबर उसे मिला वो उसने आपको रिटर्न करके दे दिया। अब ये अलग बात है कि 3 मिला, है ना, तो ये डिपेंड करता है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है हर बार 3 दे दे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो जैसा भी है इसी को कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ मान लीजिए दे दिया हमने 20 से लेकर के 40 के बीच का कोई रैंडम नंबर। तो ये फिक्स नहीं है 20 से 40 हम पहले कह दे कि हाँ भाई ये देगा, नहीं, जो उसको मिल रहा है वो दे रहा है। और देखिए अब आप देखें तो रैंड INT फंक्शन इस बार क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, इससे पहले उसने 3 दिया था। तो ये जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये नंबर जो है वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, और रैंडम नंबर होते ही वो हैं जो फिक्स नहीं हो सकते, आपकी तरफ से प्री डिफाइन नहीं हो सकते। तो 2 नंबरों के बीच के नंबर अगर आपको चाहिए तो आप रैंड INT फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और फिर वो आपको जो है उस रेंज के बीच का एक रैंडम नंबर रिटर्न करता है। नेक्स्ट हमारा एक फंक्शन और होता है रैंडम नंबर्स के लिए, वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक ऐसा मैम हाँ मैम कोई भी नंबर रैंडम नंबर हो सकता है? कोई भी नंबर रैंडम नंबर हो, हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे बेसिकली रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच के ही होते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए 3 से 5 के बीच का कोई नंबर अगर आपको रिटर्न कराना है तो आपके पास लूपिंग का कॉन्सेप्ट है, आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। बस रैंडम में और आप जब काम कर रहे हैं फर्क ये है कि आप जब लूप बनाते हैं तो आपको पता है
कि किस तरह की वैल्यू चाहिए, है ना। लेकिन जब आप रैंडम मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं और रैंडम फंक्शंस यूज कर रहे हैं, चाहे रैंडम हो चाहे रैंड आईएनटी हो, तो आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा नंबर आने वाला है, ये फिक्स नहीं होता है। और ये रैंडम नंबर्स यूज होते हैं, ऐसा नहीं है, एनालिटिक्स वगैरह में और वेदर फोरकास्टिंग में बहुत जगह पर इनको यूज किया जाता है। आपका जो है साइंटिफिक जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स होती हैं बड़ी बड़ी वहां पर आपको इनका यूज किया जाता है। तो वहां रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए ही ये फंक्शन बना है और इसको इसके लिए पूरा एक मॉड्यूल बनाया गया। यूनिफॉर्म एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि रैंडम मॉड्यूल की मदद से एक गैप, मतलब एक स्पेसिफिक गैप देता है, और खास तौर से ये यूज किया जाता है रियल नंबर्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए। और एक फंक्शन होता है रैंड रेंज, जो कि आप बता सकते हैं कि कितने इंटरवल के बाद की वैल्यू प्रिंट कीजिए, तो फिर वो उस इंटरवल के बाद की वैल्यू प्रिंट करता है। दिखा देते हैं। सॉरी, तो ये क्या करता है, ये 20 से 30 के बीच की जो मीडियम वाली, यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वल पार्ट कर रहा है, इसके पहले के 26 से पहले और 26 के बाद 30 तक के दो के बीच के इक्वल पार्ट करता है और उनके बिल्कुल बीच की वैल्यू निकालता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मीन वैल्यू निकाल रहा है। लेकिन क्योंकि ये रैंडम, ये जो है आपका रियल नंबर में रिटर्न करता है, तो इसको रैंडम जनरेटर के साथ ही यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम एवरेज निकालने के लिए इस फंक्शन का यूज कर लेंगे। पर यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल पार्ट, इवन पार्ट करता है, पहले के और बाद के और उसके बीच की वैल्यू ही रिटर्न करता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते थे कि एक रेंज हम डिफाइन करें और उसमें भी हमारे हिसाब से गैपिंग हो, ये तो इसने अपने हिसाब से टू पार्ट्स कर दिए, लेकिन हमारे हिसाब से गैपिंग हो, तब क्या करेंगे, तब हम रैंड रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या है, 3 आर्ग्यूमेंट देंगे। पहले आप लिखेंगे स्टार्ट वैल्यू, फिर आप लिखेंगे स्टॉप वैल्यू, और फिर लिखेंगे गैप, कितना स्टेप देना है, ये स्टेप वैल्यू आप देंगे। 20 से 30 के बीच में जो भी आपको ये गैप देगा, इसने 26 क्यों दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में उसने आपने डिवाइड कर दिया इसको। अभी अगर आप कहते हैं कि 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इवन पार्ट्स चाहिए, तो देखिए इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। 3 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया 20 से 30 की रेंज को, और उसमें जो इसे रैंडम नंबर मिला वो इसने रिटर्न किया। तो इस तरह से रैंडम मॉड्यूल के ये सारे फंक्शंस होते हैं। बस ये फिलहाल जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उसमें इतना आपको जरूरत नहीं है, मगर हाँ ये जरूर है कि आगे अगर कभी आप साइंटिफिक फील्ड में जाते हैं तो शायद आपको इन फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। लास्ट है फंक्शंस में हमारा कि हम डेट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। डेट्स पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और डेट्स की फॉर्मेटिंग के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो डेट्स को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हम चाहते हैं यहाँ एक वही वाला प्रोग्राम खोल लेते हैं अपना जिसमें हमने डेट टाइम से काम किया था। ये प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले इंपोर्ट टाइम डेट टाइम क्या हुआ है, दिख रहा है ना। ठीक, अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन मतलब क्या, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आज ये डेट है तो कल कितनी डेट होगी या परसों कितनी डेट होगी, तो उस तरीके की कैलकुलेशन अगर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर लेते हैं। और उसे करने के लिए कोई खास आपको काम भी नहीं करना, बस डेट टाइम मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसके फंक्शंस को यूज कर सकें। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको जो है यहाँ पर अपना डेट टाइम मॉड्यूल हमने लिया और करंट डेट हम रिटर्न करा लेंगे। करंट डेट के लिए आपको पता ही है कि करंट डेट मान लीजिए टी में हमें लेनी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेट टाइम मॉड्यूल लेते हैं, डेट टाइम डॉट डेट हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, ये है। अभी अगर हम
इसको प्रिंट कराते हैं तो देखिए ये क्या प्रिंट कर रहा है। अच्छा एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया, दिख नहीं रहा। एक सेकेंड। अभी ये डेट दिख रही है आपको? नो। नो। ठीक, ये देख पा रहे हैं? आउटपुट विंडो दिख रही है? यस मैम दिख रही है। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा यहाँ पर कि उसने करंट डेट रिटर्न करी। इसको हम क्लोज कर रहे हैं। और अब आप बताइए कि ये आपको दिख रहा है, अपना प्रोग्राम विंडो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये तो उसने क्या किया, तो यहाँ पर हमें करंट डेट मिल गई। ठीक है, अब करंट डेट तो हमको टी में आ गई है। अब हम ये चाहते हैं कि कल की डेट, परसों की डेट या पिछले दिनों की डेट या कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले ये बताना होगा कि आखिर कितना, मतलब एक एक दिन का गैप चाहिए, दो दो दिन का गैप चाहिए, कितने कल की है, मतलब आने वाले 2 दिन के बाद की डेट देखनी है, पिछले 2 दिनों के पहले की डेट देखनी है। ऐसा अगर कुछ करना है तो उसके लिए पहले आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें कि आप वो वैल्यू स्टोर करेंगे कि कितने दिन का गैप का आप डेट देखना चाहते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जो भी है। तो उसके लिए आपने एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए डेज के लिए हमने यहाँ पे डी ले लिया। और अब पहले हम ये सेटिंग करेंगे, इस चीज को सेट करेंगे कि इतने दिन का गैप चाहिए, भले ही फ्यूचर का या पास्ट का, पर कितने दिन का गैप चाहिए वो डी में स्टोर करेंगे। इसके लिए भी हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपना मॉड्यूल लेंगे और वो फंक्शन है हमारा टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा एक ऐसा फंक्शन है जो डेट टाइम मॉड्यूल के साथ बनाया जाता है और इसमें हम कोई भी नंबर दे देते हैं। ठीक है, नंबर लिख दिया, मान लीजिए हमने डेज इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 दिन का हम गैप रखना चाहते हैं। डेज का गैप कितने दिन का होना चाहिए, 2 दिन का। ठीक, अब हमने ये डी में वैल्यू फिक्स कर ली। एक तरह से समझ लीजिए कि डी की वैल्यू 2 हो गई है, 2 डेट्स। ठीक है, डी इज इक्वल टू 2 नहीं करना था, क्योंकि आप सोचेंगे अगर 2 लिख देते तो इतना क्यों लिखा, डी इज इक्वल टू 2 करते, लेकिन डी इज इक्वल टू 2 का मतलब डेट, डी एक इंटीजर बनता। यहां हम डी में 2 दिन की बात कर रहे हैं, 2 डेट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये फंक्शन हमने किया। अब हमें 2 दिन आगे की डेट चाहिए, तो आगे की डेट प्रिंट करानी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, हमारे पास करंट डेट किस में पड़ी हुई है, करंट डेट पड़ी है टी में, और आगे की चाहिए तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या कहेंगे, टी प्लस डी। अब हम इसे प्रिंट करा रहे हैं, आउटपुट दिखा रहे हैं आपको, आप लोग भी देखिएगा आउटपुट, है ना, देख पा रहे हैं? यस मैम। करंट डेट क्या दिख रही है, 15 मई 2021, लेकिन जब हमने टी प्लस डी किया और डी में 2 था तो उसने क्या किया, 17 मई 2021 कर दिया। तो दो डेट्स उसने आगे कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको 2 डेट्स पीछे करना है तो कुछ नहीं, प्रिंट टी माइनस डी, ऐसे सरल तरीके से आप डेट्स को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आपको टाइम डेल्टा के थ्रू ये काम करना होता है। वहां पे डेज इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आप लिख देंगे वो कैलकुलेशन में आपकी आ जाएगी। बस ये सब चीज खत्म हो गई, सिर्फ डेट्स के फॉर्मेट और देख लेते हैं, बाकी सब कुछ अगर आपका। हाँ, एक साथ 4 डेट अगर प्रिंट कराते हैं तो कैसे कराएंगे? 4 डेट्स मतलब अगर ये 15, 16, 17, 18 ऐसे प्रिंट कराते हैं तो लाइन से तो फिर आप लूप चलाइए। लूप चलाना बोल। क्योंकि 4 करना है तो 4 बार लूप चलाइए, तो 1 1 का गैप दीजिए, डेज इज इक्वल टू 1 करेंगे। ठीक है, चला के देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, तो बता देंगे वो भी, वैसे लूप के थ्रू होगा। ठीक है, बस अब बात करते हैं डेट फॉर्मेट की। हम 2-3 फॉर्मेट्स आपको बता देते हैं, ज्यादा फॉर्मेट्स की जरूरत नहीं है, पर हाँ जो डेट आप प्रिंट कराते हो वो डेट कई तरीके से और कई फॉर्मेट में प्रिंट होती है, और इसके लिए भी आपको एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। उस फंक्शन का नाम है strf टाइम। strf टाइम मतलब कि स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको जो दिया गया है उसको आप टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए भी डेट टाइम मॉड्यूल आपको चाहिए, और डेट टाइम मॉड्यूल के बाद में अब हम यहाँ पर करंट डेट स्टोर कर रहे हैं। करंट डेट मान लीजिए हमने कहा सी में चाहिए हमको, सी में, तो करंट डेट के लिए क्या है, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ फंक्शन के थ्रू हमने क्या किया, अभी हम प्रिंट करा रहे हैं, अच्छा प्रिंट नहीं कराया, सॉरी, प्रिंट करा ले हम सी को अगर,
तो सी में जो है ये हमें क्या प्रिंट करेगा, ये हमें प्रिंट करेगा डेट इस तरह से। नाउ का मतलब ही है डेट और टाइम दोनों दे रहा है, तो डेट दे रहा है, टाइम में आवर्स मिनट सेकंड और माइक्रो सेकंड सब कुछ दे रहा है। तो ये तो उसने करंट दे दिया, लेकिन अब इसी को आपको अलग अलग फॉर्मेट में प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट c.strf टाइम, जो ऑलरेडी हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, सी में पड़ा था, इसीलिए सी के साथ हम ले रहे हैं। और अब हम यहाँ पर एक फॉर्मेट दे दे रहे हैं परसेंट और स्मॉल ए, ये फॉर्मेट है। परसेंट स्मॉल ए क्या करता है कि ये आपके वीक डे का शॉर्ट वर्जन देता है। शॉर्ट वर्जन मतलब जो डेट सी में पड़ी है वो हफ्ते का कौन सा दिन है वो बताएगा, और वो भी शॉर्ट में। जैसे कि अगर मान लीजिए मंडे है तो MON, ट्यूसडे है तो TUE, शॉर्ट फॉर्मेट में ये आपकी डेट दिखाएगा। अब जैसे बता रहा है 15 मई दी है, तो इसका शॉर्ट फॉर्मेट क्या दे दिया, SAT, सैटरडे। ऐसे ही अगर आपको यही चीज पूरा नाम चाहिए था, दिख नहीं रहा मैं। दिखाती हूँ, आउटपुट नहीं दिख रहा है या प्रोग्राम विंडो तो दिख रही होगी ना। मैम पूरा विंडो देखिए, आउटपुट नहीं दिखा हाँ, एक सेकंड, एक लाइन और लिख देते हैं, फिर दोनों चीजें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार तो दिया है स्मॉल ए और एक बार दे दिया हमने कैपिटल ए। कैपिटल ए और स्मॉल ए में ये अंतर है कि कैपिटल ए जो है ये दिखाता है शॉर्ट फॉर्मेट और ये दिखाता है लॉन्ग। ठीक, कैसे दिखाता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। जब स्मॉल ए दिया था तो SAT लिखा था, कैपिटल ए दिया तो उसने क्या लिख दिया, सैटरडे पूरा। देख रहे हैं आप लोग। मैम शो तो नहीं हो रहा। अभी भी नहीं हो रहा है। दिखे तो बताइएगा। अच्छा दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा। नो मैम। दिख तो रहा है। सैटरडे दिख रहा है। यस मैम, हाँ। अब आया है। ठीक है, तो स्मॉल ए से SAT लिख के आया और कैपिटल ए से पूरा सैटरडे लिख करके आ गया। तो ये डेट का फॉर्मेट है, इसको हम बंद कर रहे हैं। इसी के आगे एक और फॉर्मेट अब हम दे रहे हैं। तो ऐसे पहले हम कुछ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर आप देखिएगा उनको। ठीक है, बस ये सब डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं डेट के लिए। तो यहाँ पर हम दे दे रहे हैं, और अपर लोअर केसेस का मतलब है ये नहीं कि आप किसी में भी लिख दें। अपर में जो लिखने हैं वो अपर में ही लिखने हैं, लोअर में जो लिखने हैं वो लोअर में लिखने हैं। बस हर एक का अपना एक मतलब है। तो बस यहाँ पर कुछ आपको दिए दे रहे हैं बस। डिफरेंट यूनिट्स हैं, कहीं मंथ आएगा, कहीं आवर आएगा, कहीं सेकेंड आएगा। ठीक है, पहले इतना ही करके दिखा देते हैं आपको। अब हम इसे रन करा रहे हैं और आप देखिएगा अभी आउटपुट। देख पा रहे हैं आप लोग आउटपुट? यस मैम। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको प्रोग्राम विंडो दिख रही है। यस मैम। अच्छा, तो देखिए स्मॉल ए से उसने क्या किया था, लॉन्ग वर्जन शॉर्ट वर्जन दिया था। कैपिटल ए से लॉन्ग वर्जन दिया। स्मॉल w दिया है तो उसने वीक डे दिया कि हफ्ते का कौन सा दिन है। डी दिया तो डेट दे दी कि 15 तारीख है। स्मॉल बी दिया और कैपिटल बी दोनों में मंथ का नाम ऐसे ही लिखता है। स्मॉल वाई दिया था तो उसने 21 शॉर्ट फॉर्मेट दिया ईयर का, 2021 है तो 21 लिखा। जबकि कैपिटल वाई दिया तो उसने 2021 लिख के दिया। कैपिटल एच लिखा तो कितने घंटे, कैपिटल आई में भी घंटे ही देता है, मतलब सुबह अभी 9 बज करके टाइम हो रहा है ना, तो कितने आवर्स हो चुके हैं वो दे रहा है। स्मॉल पी से वो बताता है कि आपका जो है AM चल रहा है या PM चल रहा है। कैपिटल M जो है वो मिनट्स बता रहा है। कैपिटल S जो है वो सेकंड बता रहा है। और स्मॉल c जो है ये भी आपका डेट फॉर्मेट के लिए ही यूज होता है। मतलब ये आपको जो है शॉर्ट वर्जन दिखाता है।
दो और हैं आपके बस, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ आते हैं और प्रिंट करा दे रहे हैं स्मॉल एक्स को और कैपिटल एक्स को। तो स्मॉल एक्स क्या करता है, ये डेट के वर्जन दिखा रहा है, लोकल वर्जन डेट का दिखाता है, और कैपिटल एक्स जो होता है टाइम का वर्जन दिखाता है। बस इतना फर्क है, ये डेट का दिखा रहा है स्मॉल एक्स, और कैपिटल एक्स जो है वो टाइम का दिखा रहा है। तो देखिए फंक्शंस का ये चैप्टर पूरा आपका खत्म हो चुका है। बस अभी भी इसमें एक टॉपिक बचा है, लेकिन वो 15 मिनट का टॉपिक है। आज की क्लास में तो ओवर मतलब अभी हो नहीं पाएगा। अभी समय है कि नहीं है, पहले बताइए मुझे, अगर होगा तो हम आज ही बता दें। हाँ 15 मिनट अभी है 15 मिनट, तो ठीक है आज ही उसको भी हम खत्म कर देते हैं, ताकि ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाए और फिर हम नए चैप्टर से स्टार्ट करें। चलिए अब आप लोग पहले ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिए तो होंगे नहीं अभी। मैम इसका ले चुके हैं, आगे और मैम ले लिए। दूसरी सेकंड विंडो प्रोग्राम जो का बनाया था आपने उसका भी ले लीजिए। हो मैम गया? इसका ले चुके हैं। अच्छा तो कौन सा खोलें? अभी हमने नहीं लिया। विंडो और हाँ लीजिए लीजिए, ले लिया। ऊपर वाला भी लीजिए, ये हम दिख, रैंडम वाला नहीं लिए थे। हाँ ये रैंडम वाला खोल दिया, दिख रहा है आपको? मैम इतना ही था ना? हाँ बस इतना ही था। हो गया सबका? यस मैम। चलिए ये तो हो गया आपका यहाँ पर कि फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कितनी कैटेगरी में अवेलेबल हैं, और कैसे कैसे आप फंक्शंस को यूज करते हैं, फंक्शन को यूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, बने बनाए फंक्शंस आपको क्या क्या देता है, सब चीज आपको पता चल गई है। अब बात करते हैं कि फंक्शन में एक और कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? कई बार आपको जरूरत पड़ती है एक ऐसे फंक्शन की जिसमें आप फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन उसी फंक्शन के अंदर आप उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है। हालांकि ये एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, यह आपको बता दें इसका एक ट्रिकी मतलब ये थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट होता है इसीलिए इस वाले कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामर्स ने एक टाइम के बाद आकर के बंद कर दिया, मतलब अवॉइड कर दिया, कि उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रोग्रामर्स इसमें कंफ्यूज हो जाते थे, पहली बात। दूसरी चीज ये थी कि इसके थ्रू सारे प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को आप फॉलो नहीं कर सकते थे। इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं इसका नाम क्या था। इसको हम कहते हैं रिकर्शन। रिकर्शन का मतलब व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। अभी तक आपने क्या किया है? मैम कुछ दिख नहीं रहा है। अरे 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 दिख रहा है। ये देखिए दिख रहा है? जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसको हम कहते हैं रिकर्शन। ये एक्चुअली नहीं यूज दिख किया, रहा। स्क्रीन दिख नहीं रही। ये स्क्रीन दिख रही है, शेल विंडो दिख रही है। यस मैम। अब अनटाइटल्ड विंडो दिख रही है, एक न्यू प्रोग्राम विंडो दिख रही है। यस यस मैम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग का जो है तो ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गलत चीज है, अगर खराब होता तो फिर आता ही क्यों, मगर इसको डेवलप किया गया था। पर डेवलप करने के बाद ज्यादातर प्रोग्रामर्स ने इसको अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि एक तो ये प्रोग्राम की जो डिफिकल्टी का लेवल है उसे बढ़ाता है, दूसरी बात ये है कि ये सभी तरीके के कॉन्सेप्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। खास तौर से ये जो कॉन्सेप्ट है इसे फंक्शन में तभी यूज कर सकते हैं जब आप लूप्स को अवॉइड करना चाहते हो, वो भी ऐसे लूप्स जिनमें कि सिंपल आप काम करना चाह रहे हैं। बहुत जैसे 2-2 3-3 लूप्स की नेस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप रिकर्शन का यूज नहीं कर सकते।
तो जब हम लूप्स पे काम करते हैं हम ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुके होते हैं लूप से काम करके, और हमें पता है कि 2 या 3 या कितनी भी लूप्स की नेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो इस कॉन्सेप्ट को यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। हालांकि रिकर्शन के अपने एडवांटेजेस है जो अभी हम देखेंगे, पर बेसिकली रिकर्शन का मतलब क्या होता है? रिकर्शन का मतलब है व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। कोई फंक्शन जब भी खुद को कॉल करता है तो हम कहते हैं क्या हो रहा है, तब रिकर्शन हो रहा है। एक फंक्शन, अभी तक आपने जो भी फंक्शन बनाए या बने बनाए मिले, आपने डायरेक्टली उन्हें मॉड्यूल की मदद से कॉल किया, अगर वो बने बनाए थे तो उनका मॉड्यूल करा, और वो मेथड्स थे उनके मॉड्यूल की मदद लेके आपने उन्हें कॉल किया। आपके स्टैंड अलोन फंक्शंस थे तो आपने वो डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन ने आपका काम कर दिया। जब आप खुद कोई फंक्शन बना रहे हैं तो आपने अपना फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया और काम हो गया। लेकिन रिकर्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी फंक्शन के अंदर कॉलिंग हो रही है फंक्शन की, और वो भी किस फंक्शन की? उसी फंक्शन की जिसको बनाया जा रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन में सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को रिकर्शन कहते हैं। रिकर्शन का मतलब है कि एक रिकर्सिव स्टेप्स बार बार चलती हैं, जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है उस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। और प्रोग्राम को के कॉन्सेप्ट को थोड़ा छोटा करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, सिंपल लूप्स को अवॉइड करने के लिए आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। रिकर्शन का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि कोड छोटा हो जाता है आपका, जिसकी वजह से वो देखने में ज्यादा क्लीन साफ सुथरा लगने लगता है। दूसरी बात यह है कि आप प्रोग्राम को, मतलब रिकर्शन यूज किया जाता है आपका डिवाइड एंड रूल के लिए। जैसे मैंने आपको शुरू में जब फंक्शंस के बारे में बता रहे थे तो हमने बताया था कि फंक्शंस का काम ही होता है डिवाइड एंड रूल करना। क्यों? क्योंकि आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को प्रमोट कर रहे होते हैं। डिवाइड एंड रूल का मतलब ही है कि प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना और उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को उनकी जिम्मेदारी देना और जरूरत पड़ने पर उन मॉड्यूल्स को ले आना। जैसे आपने एक प्रोग्राम में एरिया के 4 फंक्शन बनाए, तो एक में आपने सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर लिया, एक में आपने रेक्टेंगल का करा। अब बाहर आकर के जब जब आपको जिसकी जरूरत हो वही काम आप वही फंक्शन को 10 बार कॉल कर लीजिए। तो इससे जो है ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है प्रमोट होती है। तो रिकर्शन भी जो है इसी के लिए यूज किया गया, क्योंकि ये भी आपके प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। और खासतौर से सीक्वेंस का जनरेशन, जैसे कि किसी भी तरीके की रेपिटेशन वाले काम आप करना चाहते हैं वहां रिकर्शन का यूज करते हैं। आप रिकर्शन की मदद से फिबोनाची सीरीज प्रिंट करा सकते हैं, आप स्ट्रिंग का या नंबर का रिवर्स निकाल सकते हैं, आप नंबर्स के फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, आप सीरीज कोई भी प्रिंट करा सकते हैं या सम ऑफ सीरीज भी प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचे कि हम सीरीज रिकर्शन की मदद से कोई पैटर्न प्रिंट करा ले तो नहीं करा सकते। तो ऐसे बहुत से काम है जो कि रिकर्शन से नहीं हो सकते हैं। तो कुछ इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि पहला नुकसान तो यही है कि रिकर्शन के पीछे जो लॉजिक, जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो डिफिकल्ट है और यूजुअली प्रोग्रामर्स इसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा ये जरूर है कि प्रोग्राम को छोटा कर देता है, लेकिन प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, किसी को जल्दी समझ में नहीं आता जब तक कि उसका खुद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रिकर्शन में ना हो। तीसरी चीज ये होती है कि ये जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो जो रिकर्सिव, हमने कहा ना फंक्शन खुद को कॉल करता है, तो रिकर्सिव फंक्शन जितनी बार कॉल होता है करता है तो उससे एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगता है, यानी जो प्रोग्राम की प्रोसेसिंग का टाइम है वो एक नॉर्मल प्रोग्राम की प्रोसेसिंग टाइम से ज्यादा होता है। और आपको अगर इन प्रोग्राम में किसी तरीके की एरर आ जाती है, एक रिकर्शन के प्रोग्राम में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, आपको सही लॉजिक नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं या आप सही आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो एरर को रेक्टिफाई करने में आपको ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो क्योंकि ये सारे डिसएडवांटेजेस थे, प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए रिकर्शन को अवॉइड किया गया। फिर भी हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा दे रहे हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो आपके एग्जाम में ये हो सकता है कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि रिकर्शन से आप क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाइए। रिकर्शन से आप क्या समझते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए। हाँ अभी दिखाती हूँ। और ये भी कहा जा सकता है आपसे कि रिकर्शन से आप क्या समझते हैं, ये आप यहाँ पर जो है एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन कीजिए, है ना। एक एग्जाम्पल या कहा जा सकता है कि एक प्रोग्राम बनाइए जिसको कि आप रिकर्शन से दिखाइए, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं। दिख पा रहा है ये प्रोग्राम आपको? ये क्वेश्चन दिख रहा है जी,
है ना। यस मैम। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है एग्जाम में कि फैक्टोरियल कैलकुलेट कीजिए किसी नंबर का रिकर्शन की मदद से। तो हम जल्दी से पहले आपको प्रोग्राम बना के यहाँ दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हमने अपना फंक्शन बनाया, फैक्ट नाम रख दिया, एक नंबर पे आएगा। आपने क्या किया, इफ n is equals to 0 तो return 1। ये प्रोग्राम अभी हम सेव कर रहे हैं। आउटपुट दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। कितना आ रहा है? 120। 120 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अपने फंक्शन में जो वैल्यू पास की है वो कितनी की है, 5। और फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो ये बता रहा है आपको फैक्टोरियल इज कितना है, 5 का फैक्टोरियल दिखा रहा है। अभी मान लीजिए हम यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल निकालें तो रन कराएंगे तो ये देखिए 8 का फैक्टोरियल दिखा रहा है 4320। देख पा रहे हैं ना सब लोग? यस मैम। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है फैक्टोरियल का, वैसे तो देखिए अगर आपको याद होगा तो हम ऐसे लिखते थे फंक्शन डेफ फैक्ट, फिर यहाँ पर n लिया, फिर हम क्या कहते थे कि f इज इक्वल टू 1 करते थे, फिर एक लूप चलाते थे फॉर i इन रेंज कहाँ से चलो 1 से कहाँ तक चलो n+1 तक, है ना। और f इज इक्वल टू f इंटू आई, और फिर लूप के बाहर आकर के कहते थे प्रिंट यहाँ पर फैक्टोरियल इज जो भी है कॉमा f, और फिर हम फंक्शन को नीचे कॉल करते थे। देखिए बिना रिकर्शन के आप ये फंक्शन ऐसे बनाते थे, इस तरह से बनाते थे। ध्यान आ रहा है ना आप लोगों को? ये था, ये कोड था आपका बिना रिकर्शन का, और ये कोड है आपका रिकर्शन का। रिकर्शन में देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो है एक सबसे पहले टर्मिनेटिंग कंडीशन देनी होती है, क्योंकि रिकर्शन में लूप तो चलाते नहीं है, लूप में तो पता है कहाँ तक चलना है। रिकर्शन में लूप नहीं चलता, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेपिटेशन कब खत्म होना चाहिए। तो सबसे पहले एक टर्मिनेटिंग कंडीशन ही देते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या कहा है यहाँ पे, यदि जो वैल्यू n में आई है, n में वैल्यू कहाँ से मिली, ये मिली, ये 8n में आया है, यदि इसकी वैल्यू 0 है तो क्या रिटर्न कीजिए, 1 रिटर्न कीजिए। नहीं तो क्या रिटर्न कीजिए, n इंटू, n की वैल्यू पहली बार देखिए 8 थी, इंटू अब यही फंक्शन फिर कॉल हो गया और n में n-1 यानी 8 इंटू 7। जब 7 के लिए कॉल हुई तो फिर यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ आए, तो अब उस समय ये 7 है और ये बन गया 6। फिर जब 6 के लिए कॉल हुई फिर यहाँ पहुंचेंगे और फिर ये 6 बन गया तो यहाँ हो गया 5। यहाँ 5 हुआ तो फिर कॉल यहाँ आई, ये 5 है तो ये हो गया 4। ऐसे करके कब तक होगा, 1 तक। और जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या कर देगा, रिटर्न 1। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप लूप ना चला करके ये काम ऐसे करते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन जो हो रहा है ये रिकर्सिव फंक्शन है, जो कि उसी फंक्शन को, फंक्शन खुद को ही कॉल करता जा रहा है। कितनी बार, जितनी बार भी आपने, जो भी आपने लॉजिक लगाया उतनी बार। तो इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन यूज होते हैं। सबसे पहली चीज है उसमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, रिकर्सिव फंक्शन में आउटपुट प्रिंट नहीं कराया जा सकता, इसमें हमेशा 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 रिटर्न स्टेटमेंट यूज होती है, ये ध्यान रखिएगा। रिकर्सिव फंक्शन बिना रिटर्न स्टेटमेंट के नहीं बन सकता। आपने इससे पहले देखा है फंक्शन में हमने प्रिंटिंग कराई है इस तरह से, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन में आप यहाँ प्रिंट नहीं करा सकते। आपको वैल्यू, आपको आउटपुट रिटर्न करना पड़ेगा जो कि आपके फंक्शन कॉल में ही आएगा। तो प्रिंटिंग आप मेन कोड में कराएंगे, ना कि फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दे दिया है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं आपके में, तो मतलब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी नहीं है, बस ये बता दिया गया कि एक रिकर्शन नाम का कॉन्सेप्ट होता है, जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में आइटरेशन को कम करने के लिए, कोड को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए
और प्रोसेसिंग टाइम को फास्ट करने के लिए होता है। लेकिन एक्चुअली प्रोसेसिंग टाइम को तो ये स्लो करता है, लेकिन कोड आपका नीट एंड क्लीन लिखता है। और दूसरी बात ये कि आप जो है अगर लूप्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो सिंपल लूप्स को अवॉइड करके आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। खास तौर से इस कॉन्सेप्ट को सीरीज वगैरह जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे हम आपको बताने एक नॉर्मल है, ये बिना रिकर्शन के आपने फंक्शन बनाया। अगर आपको वैल्यू मांगनी थी तो यहीं पर आप वैल्यू मांग सकते थे। जैसे आपने कह दिया n इज इक्वल टू, n मत लीजिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, a इज इक्वल टू और यहां पर आपने कह दिया a अब हम इसे रन करा रहे हैं तो देखिए अब फंक्शन में वैल्यू इनपुट ली जा रही है। तो आपको कोई भी वैल्यू देनी है, हमने कहा 4 का निकालना है। तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। तो ये रिकर्शन का कॉन्सेप्ट है, बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसके जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो सब बता देंगे, और कहेंगे तो हम लास्ट में लिखवा भी देंगे। लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें याद दिला दीजिएगा जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो इसे नोट कर लीजिए कि हम एडवांटेजेस और मतलब रिकर्शन पे एक शॉर्ट नोट आपको लिखवा देंगे, एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस लिखा देंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हम आपको बता देंगे लास्ट में। आप हमें याद दिलाएगा कि मैम ये आपने लिखाने के लिए बोला था, तो या तो हम लिखा ही देंगे या हम आपको उसके लिए लिख करके भेज देंगे फाइल, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। फंक्शंस का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आप लोग एक बार पूरा रिवीजन करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताइएगा ताकि हम उसको आपको समझा दें, ठीक है। उसके अलावा अब अगला हमारा जो चैप्टर है वो है फंक्शंस के बाद फाइल प्रोसेसिंग। तो फाइल प्रोसेसिंग हमें करना है, फाइल्स कैसे बनानी है और क्या फाइल होती है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। उसमें प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा नहीं है, पहले थ्योरी है तो थ्योरी के हिसाब से डिस्कशन होगा और साथ साथ प्रोग्रामिंग भी करेंगे। मुश्किल से ये वाला चैप्टर हमारा 2 या 3 दिन लेगा, बहुत लेंदी नहीं है। उसके बाद स्कोप एंड मॉड्यूल है और लास्ट हमारा नंपाई है। बहुत जल्दी जल्दी हमारा ये सिलेबस सब खत्म होने वाला है। सबसे लेंदी चैप्टर फंक्शंस ही था इसमें आपका, तो ये आज आपका खत्म हो चुका है। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, जितना पढ़ाया है जितना बताया है समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट है पूरी लिस्ट प्रिपेयर करिएगा, सबको उनके डाउट्स का क्लैरिफिकेशन मिलेगा, बशर्ते कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक सेकंड मैं फोटो ले लूं तब आप लोग लॉग आउट करिएगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके मैम ओके थैंक यू मैम। ओके जी, बाय बाय।